ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन और रिसर्च सेंटर यानी EMPRC प्रस्तुत करता है ध्वनि कार्यक्रम धरोहर प्रबंध पाठ्यक्रम की आवश्यकता और संभावनाएं। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीरा दास, डॉक्टर ईश्वर दास और डॉक्टर सुष्मिता पांडे। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण और निर्देशन किया है अमर बहादुर यादव ने। तो प्रस्तुत है कार्यक्रम धरोहर प्रबंध पाठ्यक्रम की आवश्यकता और संभावनाएं। नमस्कार श्रोताओ, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की ख्याति आज काफी विस्तार पा चुकी है और बड़ी तादाद हो चुकी है उन विद्यार्थियों की जो जुड़ चुके हैं इस विश्वविद्यालय से और लाभ उठा रहे हैं यहाँ संचालित कई उपयोगी पाठ्यक्रमों का। विश्वविद्यालय का प्रयास सदा इस बात का रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे पाठ्यक्रम आरंभ किए जाएं जो विद्यार्थियों का ज्ञान अर्जन तो कर ही सकें, साथ ही उन्हें रोजगार अथवा स्वरोजगार से जोड़ने में भी सहायक सिद्ध हों। इसी दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए विश्वविद्यालय ने आरंभ किया है नया पाठ्यक्रम PG डिप्लोमा इन हेरिटेज मैनेजमेंट यानी धरोहर प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। इस पाठ्यक्रम की आवश्यकता, उपयोगिता और भविष्य की संभावनाओं के संबंध में बातचीत करने के उद्देश्य से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और इस चर्चा में भाग ले रहे हैं पाठ्यक्रम की समन्वयक डॉक्टर सुष्मिता पांडे जी, धरोहर संरक्षण में लगी संस्था इंटेक यानी इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर मध्य प्रदेश राज्य समन्वयक डॉक्टर ईश्वर दास और रीजनल चैप्टर कोऑर्डिनेटर एवं कंजर्वेशन आर्किटेक्ट श्रीमती मीरा दास जी। तो आप सभी का इस कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि आज हम बात करेंगे हेरिटेज मैनेजमेंट की, तो डॉक्टर पांडे, जैसे कि आप इस प्रोग्राम की समन्वयक हैं, तो सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ही है। सबसे पहले ये बताएं कि धरोहर प्रबंधन जो पाठ्यक्रम रखा गया है, तो धरोहर प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? धरोहर प्रबंधन से हमारा ये अर्थ है कि जो हमारी धरोहर है उसको किस प्रकार से हम संरक्षण और परिरक्षण करेंगे, उसका प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे, आने वाली पीढ़ियों को हम किस प्रकार से उसका संरक्षण सिखाएंगे। और धरोहर के अंतर्गत तो सभी वस्तुएं आती हैं, जैसे कि मूर्त और अमूर्त दोनों परंपराएं आती हैं। मूर्त रूप में कला है और जीवंत परंपराएं भी हैं, और इसमें उसके अंतर्गत अमूर्त रूप में वे सब सांस्कृतिक हमारे मूल्य हैं, वो सब उसके पीछे छुपे हैं। क्योंकि केवल एक जैसे मंदिर है वो केवल बिल्डिंग मात्र नहीं है ना, उसके पीछे अपने हमारा स्व जुड़ा है, मतलब हमारे अंतरतम मूल्यों की वो अभिव्यक्ति है। तो इससे दोनों तरह का कंजर्वेशन है कि मूर्त परंपराओं का और उसके पीछे वो गहन सांस्कृतिक मूल्यों का। तो बड़ी ही सुंदर भाषा में आपने बताया कि धरोहर प्रबंधन से क्या समझा जाए। तो अच्छा बताएं कि क्यों आवश्यक समझा गया है इस पाठ्यक्रम को शुरू करना, यानी उद्देश्य क्या है इसका? इसके दो उद्देश्य हैं। एक तो ये है कि ये एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स कहा जा सकता है जिसकी आजकल विद्यार्थियों को आवश्यकता होती है। दूसरा ये है कि ये वैल्यू ओरिएंटेड भी है, मतलब कि एक तो उनको रोजगार दिलाएगा और दूसरे उनको अपने सांस्कृतिक मूल्यों से भी परिचय कराएगा। तो क्योंकि धरोहर ऐसा नहीं है कि केवल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, क्योंकि हर एक नागरिक जब तक उसमें अपनी जिम्मेदारी ना समझे उसका कभी भी संरक्षण हो नहीं सकता। तो हम तो ये एक तरह से दोहरा इसका हमारा उद्देश्य है कि वैल्यू ओरिएंटेड भी है और जॉब ओरिएंटेड भी है। तो एक बात और हमें बताएं कि खास तौर से किस वर्ग के लिए तैयार किया जा रहा है ये पाठ्यक्रम? ये तो वैसे सभी वर्गों के लिए है और इसमें क्वालिफिकेशन हमने रखी है, BA रखी है, ग्रेजुएशन रखी है
पर ये वैसे कोई भी कर सकता है जो ग्रेजुएट हो, मतलब जैसे हाउसवाइफ हो, उसने कर रखा हो, वो भी कर सकती हैं, या जो किसी ऑफिस में काम कर रहे हों वो भी कर सकते हैं। क्योंकि अंदर से आप देखेंगे कि सभी को एक प्रकार से अपनी धरोहर से लगाव होता है, अपने कला और प्राचीन इमारतों से एक रोमांटिक टाइप की अनुभूति हर एक ने कभी ना कभी अनुभव की होगी। तो ये कई लोग ऐसे हैं जो कि चाहते तो हैं उसके बारे में जानना, पर जान नहीं पाते हैं, तो उनके लिए भी है। और जो वैसे रेगुलर विद्यार्थी, जो बच्चे जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए तो है ही है। तो इतनी चर्चा में हमने जाना कि हेरिटेज मैनेजमेंट क्या है, उससे क्या तात्पर्य है, क्या उद्देश्य है इस पाठ्यक्रम को शुरू करने का। और जैसा कि धरोहर की बात चल रही है, तो धरोहर संरक्षण में ही जुड़ी हुई है एक संस्था इंटेक, जिसका नाम है। और इंटेक से आज हमारे बीच हैं श्रीमती मीरा दास जी। तो मैडम, हमें ये बताएं कि क्या है इंटेक। इंटेक एक स्वयंसेवी संस्था है और पूरे भारतवर्ष में उसके 144 चैप्टर हैं, और ये चैप्टर के माध्यम से काम करती है और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण का काम करती है, और फील्ड जॉब में ज्यादा इन्वॉल्व है। और इसका इतना वाइड स्प्रेड उसका जो फैलाव है, उसकी वजह से उसका लोकल जो बिल्कुल मुद्दे हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उनको उठाती है जी। उसके कन्वीनर्स हैं उसके, और उन मुद्दों पर काम करती है, जिसका टेक्निकल सपोर्ट दिल्ली से, जो हेड ऑफिस है दिल्ली है, वहाँ से उसको टेक्निकल सपोर्ट मिलता है। अच्छा, तो ये तो इंटेक की भूमिका हुई। किस प्रकार की गतिविधियां इसकी वर्ष भर जारी रहती हैं, उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को जानने की जिज्ञासा होगी, तो बताएं उसके बारे में भी। देखिए, हर क्षेत्र के अपने मुद्दे हैं जिनको वो उठाती है और जिस पे काम करती है। और मैं क्योंकि भोपाल से संबंधित हूँ, इसलिए भोपाल के बारे में बता सकती हूँ ज्यादा। भोपाल में हम बहुत सारा हमारा काम जो है वो वास्तुशास्त्र से जुड़ के है। अच्छा। और जैसा कि आप सुष्मिता जी कह रही थी कि उसके दो पहलू होते हैं, एक तो जो टैंजिबल या और नॉन टैंजिबल, दो एस्पेक्ट हैं। तो मेरा अपना विचार ये है कि ज़्यादा टैंजिबल एस्पेक्ट के साथ काम करना, एक तो शुरुआत है, इस संरक्षण की एक शुरुआत है देश में, इसलिए उससे काम करने का असर ज़्यादा आगे तक जाता है, देर तक जाएगा। और उससे नॉन टैंजिबल इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है कि एक से आप दूसरे पर असर कर सकते हैं। तो हमारा बहुत सारा जो फोकस है वो वास्तुशास्त्र से जुड़ा हुआ है जी। और वास्तुशास्त्र से आप पाएंगे कि उसका संबंध जो है कला, वो तो एक हम कला की उत्पत्ति का क्षेत्र है, और किसी समय उस पेंटिंग से लेके सारी कलाएं उसी से जुड़ी हुई रहती थी। तो हमने एक रास्ता पकड़ा है और उस रास्ते पे चल के हम चाहते हैं कि बहुत सारे उसको पूरे कल्चर को इफेक्ट करें, पूरी संस्कृति पर उसका असर डालें। तो हम कुछ और बात करेंगे इंटेक के संबंध में, और फिलहाल फिर से आते हैं अपने हेरिटेज मैनेजमेंट के जो पाठ्यक्रम है उस पर। ये बताएं डॉक्टर पांडे कि कितने वर्ष का ये पाठ्यक्रम है और इस दौरान किन किन विषयों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाएगा। ये 1 वर्ष का कार्यक्रम है और इसमें 6 हमारे पेपर्स रहेंगे। एक तो है जो हेरिटेज संबंधी अवधारणा, नीति और प्रबंधन का पेपर है। दूसरा है उसमें जैव विविधता का है और विरासत संबंधी नियमों का है। तीसरा है पुरातत्व और हेरिटेज मैनेजमेंट से संबंधी। चौथा है आर्ट हेरिटेज है और स्ट्रक्चरल कंजर्वेशन है कि कला और इमारतों का संरक्षण। फिर 5वां है उसमें जीवंत परंपराएं। जैसे आप देखेंगे कि खाली वास्तुकला या कोई बाहर की मूर्ति कला से ही हमारा तात्पर्य नहीं है। जैसे हमारा क्लासिकल म्यूजिक है, डांस है, फोक म्यूजिक है, फोक पेंटिंग है, ये सब भी हमारे हेरिटेज के बहुत अंतरतम वो है। तो इन सब को भी जानना बहुत आवश्यक है। और फिर एक हमारा कंप्यूटर की भी ट्रेनिंग हम देंगे। एक 6ठा पेपर कंप्यूटर का है और प्रैक्टिकल भी इसमें होंगे कि हेरिटेज संबंधी किस प्रकार का वो प्लान बनाए बच्चे। तो इस सब की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये पाठ्यक्रम क्या सिर्फ मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय ही संचालित कर रहा है या फिर देश में इस तरीके के पाठ्यक्रम और भी विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे हैं? अभी तो जिसमें हमने एक समग्र रूप से लिया है कि जीवंत परंपराएं भी ली हैं, बायोडाइवर्सिटी भी ली है और इसमें आर्ट और कल्चर तो है ही है।
तो इस तरह का एक समग्रता जो है वो तो इसी पाठ्यक्रम में है। देश में कई जगह में हेरिटेज मैनेजमेंट के चल रहे हैं, पर वो ज़्यादातर म्यूजियोलॉजी बेस्ड हैं, मतलब म्यूजियम का ऑर्गेनाइजेशन, म्यूजियोलॉजी जिसको कहते हैं, वो ही बेस्ड है। और इसमें सब प्रकार का एक जो मिला जुला जिसमें समग्र हेरिटेज आ जाए, वो तो मेरे ख्याल से यही है अभी अच्छा। पाठ्यक्रम हमने स्टार्ट करा है। तो उम्मीद है कि इसके लाभ बहुत ही जल्दी विद्यार्थी को मिलेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि विषयों के बारे में तो अभी आपने बताया, तो सभी विषयों को कितने प्रश्न पत्रों में संजोया गया है? कुल कितने प्रश्न पत्र इसमें होंगे? ये कंप्यूटर को मिला के 6 प्रश्न पत्र रहेंगे इसमें। अच्छा। और प्रैक्टिकल है उसके अलावा 7th वाला। और अब फिर से हम आते हैं इनटेक पर। डॉक्टर ईश्वर दास जी, आप इसके राज्य समन्वयक हैं इनटेक के और काफी लंबे समय से आप धरोहर संरक्षण में अपना योगदान दे रहे हैं, तो बताएं कि क्या तात्पर्य है धरोहर से? देखिए, ऐसा है कि धरोहर जो है, धरोहर हर एक की पहचान होती है। हम सांस्कृतिक धरोहर की बात राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में करें तो राष्ट्र की जो पहचान है वो उसकी धरोहर है। मैं जाकर के बाहर जाता हूँ, कहता हूँ मैं भारतीय हूँ, और ताजमहल की बात उठती है तो ताजमहल से मेरी पहचान बनती है। किसी भी परिवार की भी पहचान उसकी अपनी धरोहर से बनती है। तो सांस्कृतिक धरोहर जो है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण, और उसका महत्व इसलिए समझा गया, आप देखेंगे संविधान के अंदर मौलिक अधिकार तो हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य भी नागरिक के रखे गए हैं। और जो मौलिक कर्तव्य नागरिक के हैं उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कर्तव्य है नागरिक का, वो पर्यावरण और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण है। और इस तरह से जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको हम अगर जाने, जैसे सुष्मिता जी ने कहा या मीरा जी ने कहा, कि उसकी मैं समझता हूँ कि 4 भाग में हम पहचान सकते हैं। एक तो जिसको हम कहते हैं कि वास्तु कला से जुड़ी हैं, जैसे मीरा जी ने कहा, जिसको हम आर्किटेक्चरल हेरिटेज या बिल्ट हेरिटेज कहते हैं। फिर जो प्राकृतिक जो धरोहर है हमारी, जो हमारे अभयारण्य हैं, बहुत से वन हैं या बहुत से नज़ारे हैं, ये सब हमारी धरोहर, नदियां हैं। और तीसरा जो है वो है हमारी जो कला धरोहर है, जिसका कुछ जिक्र सुष्मिता जी ने किया। भित्ति चित्र हैं, लिटरेचर है, और बहुत सी चीजें इसमें आती हैं, मूर्ति कला है। और चौथी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे आज के परिप्रेक्ष्य में, वो है जीवंत परंपराएं, जिसको हम लिविंग हेरिटेज कहते हैं। और तो इन सब चारों का संरक्षण जो है उसमें इंटैक्ट प्रयत्नशील है। और इसके लिए उन्होंने काफी जो शासकीय जितनी एजेंसीज हैं या जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनसे भी अपने को जोड़ा है। तो ये सब गतिविधियां चल रही। अच्छा, अगर अधिनियमों की हम बात करें तो हम ये बताएं कि क्या धरोहर संरक्षण के संबंध में कुछ अधिनियम भी बनाए गए हैं? जैसे आपने कुछ अभी शब्द यूज किया, तो बताएं किस प्रकार के अधिनियम? देखिए, शुरू में जब 100-125 साल पहले जब ये संरक्षण की बात उठी तो वो वास्तु के संदर्भ में थी, और उस समय कुछ अधिनियम बनाए गए ब्रिटिश राज में। तो वास्तु जो है, जो आर्किटेक्चरल हेरिटेज है, बिल्ट हेरिटेज है, उसके लिए अधिनियम हैं, केंद्रीय स्तर पर भी हैं और राज्य स्तर पे भी हैं। केंद्रीय स्तर पर जो है उनका वो संरक्षण करती है जिनको कि राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है, और जो बाकी हैं उनको राज्य भी कर सकते हैं अपने अंतर्गत। और अब एक जो बहुत बदलाव आया है पिछले 10 साल में, आप परिचित हैं कि संविधान के अंदर 73वां और 74वां संशोधन किया गया, जिसमें कि पंचायतों को और नगर पालिकाओं को अधिकार दिए गए और जिम्मेदारी दी गई। अब उसके अंदर जो मध्य प्रदेश में खासकर जो पंचायती राज अधिनियम है, उसमें जो पंचायतों के जो अनिवार्य कर्तव्य हैं उनमें एक कर्तव्य बहुत स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है कि ऐसी धरोहर जो कि राष्ट्रीय महत्व की ना की गई हो और जो उनके नियंत्रण में है या जो उनको दी जाती है, उसका नियंत्रण की जिम्मेदारी उनकी होती है। और इसी प्रकार की जो वो नगर पालिकाओं के उसमें भी हैं। जहाँ तक कि प्राकृतिक धरोहर का है, उसमें जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट है, ये एक्ट्स हैं जिसके अंदर अधिनियम है जिनके अंतर्गत उनका संरक्षण किया जाता है। तीसरा, जहाँ तक कि कला का क्षेत्र है, उसमें केंद्रीय स्तर पर एक जैसे कि ट्रेजर ट्रोव एक्ट बहुत पुराना है, और उसके साथ साथ ही एक एंटीक्विटीज एक्ट 1976 में लाया गया। उसमें एंटीक्विटीज के अंदर ये जितनी कलाएं हैं सब आती हैं, उनके संरक्षण के लिए वो अधिनियम है।
जहाँ तक के जीवंत परंपरा का प्रश्न है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, मैं समझता हूँ, उसके लिए अभी कोई अधिनियम नहीं है कि उनका संरक्षण कैसे किया जाए। और वो भी मेरा ऐसा ख्याल है कि जो पाठ्यक्रम है उसमें ये बात उठेगी कि इनका संरक्षण कैसे किया जाए। तो इतने सारे अधिनियम जो बनाए गए हैं, तो इनकी जानकारी कितनी है, कितना प्रतिशत है इनकी जानकारी का लोगों को? मैं समझता हूँ कि इनकी जानकारी जनसाधारण में लगभग लगनी है। और एक जो जिसको हम एडवोकेसी कहते हैं, लोगों तक ये बात पहुंचाना कि आपकी धरोहर तो है, आपके करीब है बिल्कुल जी, लेकिन इसको पहले पहचानना और इसके संरक्षण के लिए आपको जो मौलिक कर्तव्य संविधान के अंतर्गत सौंपा गया है, इसकी जानकारी आपको लेनी चाहिए। और ये जानकारी अब आहिस्ता आहिस्ता, अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पिछले जब से ये इंटैक की स्थापना हुई 1984 में, तब से अब तक ये जो विषय है, ये जो विरासत का संरक्षण, ये आज जनमानस में बैठ गया है। आप देखते हैं अखबारों में आता है, टीवी में, रेडियो पर इसके बारे में बहुत चीज बताई जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग ये मान रहे हैं कि इसको, और इसीलिए इसकी मांग भी बढ़ रही है। यानी प्रयास अभी बहुत आवश्यक हैं ताकि लोगों में अपनी धरोहर को बचाने के प्रति जिम्मेदारी आए। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन जानकारी आहिस्ता आहिस्ता ये यहाँ तक आई है कि जिनके पास धरोहर है वो चाहते हैं कि उसके संरक्षण के लिए जानना चाहते हैं कौन सी संस्थाएं करती हैं, कैसे किया जाता है। ये सब की वजह इसकी उत्सुकता लोगों में है और वो मेरा ख्याल है कि और आगे बढ़ेगी। अच्छा, मैडम दास से हम ये जानना चाहेंगे कि हेरिटेज मैनेजमेंट के विद्यार्थियों को इंटेक किस प्रकार से सहयोग दे सकता है, क्या भूमिका निभा सकता है? देखिए, अभी तक तो जितना हम काम कर रहे हैं वो बिना बेस वाले लोगों के साथ हमने काम लिया है। और ये भोज यूनिवर्सिटी का जो पाठ्यक्रम है उससे इंटेक को बहुत लाभ होने की संभावना है, क्योंकि पहले से ही तैयार हमको जब लोग मिलेंगे तो हमारा अपना इनपुट कम हो जाएगा। उसके अलावा जो आउटपुट मिलेगा जब हम उनको फील्ड में भेजेंगे काम करने के लिए, तो मेरे को पूरा विश्वास है कि उससे उसका स्तर जो है ऊंचा होगा और हम बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। पर इसमें हम एक बहुत अहम काम जो इस समय हम कर रहे हैं वो ये है कि उसको हेरिटेज लिस्टिंग बोलते हैं जी। और किसी भी शहर में जाके वहाँ पे कितनी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उसका हम ब्यौरा लिख रहे हैं, फोटोग्राफी करते हैं। और यदि इसमें अपने पाठ्यक्रम में ये इस तरीके की पहचान को भी जोड़ सके तो उसमें हमको और भी ज्यादा लाभ होगा। यदि जो विद्यार्थी वहाँ से निकलेंगे, यदि वो जाके उसके मॉन्यूमेंट के सारे फीचर्स एक बार में देख सकें, उसको उतार सकें और उसकी महत्ता एक बार में समझ सकें, और यदि हम इस तरीके का काम कर सकें उनके साथ तो बहुत लाभ होने की संभावना है। प्रायोगिक पक्ष जो है विद्यार्थियों का, उन्हें इससे काफी फायदा मिलेगा इंटेक से। जी हाँ, और एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। और जैसे जॉब की बात कर रहे हैं, ये हम क्योंकि फील्ड से संबंधित संस्था है इसलिए उनको जॉब अपॉर्चुनिटी भी दी जा सकती है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा डॉक्टर पांडे, हमें बताएं कि सैद्धांतिक और प्रायोगिक जो विषय हैं उनको किस प्रकार से समायोजित करेंगे आप? इसमें यह है कि 2 बार हम कांटेक्ट सेशन रखते हैं। जो भी मुक्त विश्वविद्यालयों में होता है, तो दोनों में हम पूरा कोर्स प्लान आउट करते हैं कि हम बाहर के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। अब जैसे मीरा जी हैं, इंटेक से संबंधित लोग हैं, पुरातत्व से संबंधित लोग हैं, बाहर से हैं, तो उन सब को बुलाकर हम लेक्चर्स भी दिलवाएंगे और फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भी हम लोग उसमें करते हैं। दोनों की तरह की ट्रेनिंग होती है। इनफैक्ट आप जैसे बॉटनी के लोग भी इससे जुड़े हैं। जैसे आप देखते हैं कि धरोहर मेडिसिनल प्लांट्स की भी है और क्या कहते हैं एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज की भी है, जिनकी कुछ कैटेगरीज हैं जो पेटेंटेड है। तो इनको सारा नॉलेज इनको दी जाएगी। तो कई मतलब कि कई जगह से लोग इसमें जुड़े हैं, जो लेक्चर्स भी उनके होंगे और प्रायोगिक भी उसमें कराए। सीटों का निर्धारण भी कुछ किया गया है? कोई सीमा रखी गई है सीटों की, या फिर अभी सभी अभी तो इसमें इनिशियली तो नहीं। अच्छा, तो 1 वर्षीय इस पाठ्यक्रम को यदि एक अटेम्प्ट में स्टूडेंट क्लियर नहीं कर पाता है तो क्या उन्हें और भी अवसर देंगे? हाँ, एक और अवसर उसमें दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है कि ये डिस्टेंस एजुकेशन में प्राय सभी पाठ्यक्रमों में ये है, क्योंकि एक बच्चा जो है जो ऑफिस में है
और उसको मान लीजिए एंड में छुट्टी नहीं मिलती है, कुछ कार्यवश उसका वो आ जाता है, तो उसको एक दिया जाता है, एक और अटेम्प्ट उसको दिया जाता है। तो मतलब उसमें वही फीस होती है, और अगर 2 अटेम्प्ट नहीं होते हैं तब फिर तीसरी बार उसको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होता है। अच्छा डॉक्टर ईश्वरदास जी, जब भी कोई पाठ्यक्रम शुरू होता है और विद्यार्थियों से जुड़ता है तो पहले वो सोचता है कि इसका भविष्य क्या होगा, यानी क्या स्कोप इसके पाठ्यक्रम का होगा। तो बताएं कि क्या क्या संभावनाएं हैं इस पाठ्यक्रम को करने के बाद विद्यार्थियों के लिए, सरकारी अथवा निजी क्षेत्रों में दोनों। देखिए, जैसे मैंने कहा कि पिछले जो हालत 20 साल पहले थी, जहाँ तक कि सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण का प्रश्न है, वो बदल चुकी है जी। आज ये मुद्दा जो है, आप अखबार देखें, टीवी देखें, रेडियो सुने, आज ये मुद्दा बिल्कुल लोगों के जहन में आ चुका है। हाँ। और कई शहरों में जिनके पास पुरानी हवेलियां हैं, ये देखिए कि जहाँ तक के संरक्षण का प्रश्न है, पिछले 100-125 साल में ये संरक्षण केवल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट्स तक ही सीमित रहा, जहाँ की जबकि हमारे यहाँ धरोहर की बात करें तो धरोहर लाखों की तादाद में, चाहे आप पुरानी पुस्तकें लें, पुराने आप बिल्डिंग्स लें, लाखों की तादाद में निजी हाथों में है। और आज जिनके पास हैं वो समझते हैं कि इनका संरक्षण उनके हित में है। तो इसकी जो मांग है संरक्षण की, मैं समझता हूँ बढ़ी है, और अब और बड़ी तेजी से बढ़ेगी। अच्छा। जिसमें कि जो इस पाठ्यक्रम से जो विद्यार्थी निकलेंगे, उनको अपना काम करने की बहुत सुविधा मिलेगी। अच्छा। उसमें ये हो सकता है कि पाठ्यक्रम में उनको अगर वो लेबोरेटरी बनाना चाहते हैं तो बैंक्स के जरिए उनको कुछ इजी इंस्टॉलमेंट्स पे लोन दिए जाएं, ताकि उनका जो जोड़ना है, जो मांग है, ये लोग अपनी सेवा दे सकते हैं। जिनको आवश्यकता है, उन दोनों को जोड़ने में इंटैक भी अपनी एक भूमिका निभा सकती है कि दोनों को साथ लाएं। जैसे इंटैक की बहुत सी लेबोरेटरीज हमारी हैं कला के क्षेत्र में, उनके संरक्षण के लिए पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है, और वहां पर मांग बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं कि मांग बढ़ती जा रही है, और मांग की पूर्ति करना जो है, इसमें मांग तो होगी। मीरा जी, आप क्या कहेंगी, क्या स्वरोजगार या रोजगार की संभावनाएं मिल सकती हैं विद्यार्थियों को उसके? देखिए, जैसे जैसे संरक्षण का वातावरण बढ़ेगा, तो क्योंकि इंटैक ऑलरेडी 20 साल से, इस साल उसका 20वीं वर्षगांठ है, तो 20 साल से प्रयत्न कर रहा है और उसने अपना एक नाम बनाया है। तो अक्सर लोग जब गैर सरकारी संस्थान की तरफ देखते हैं तो इंटैक की तरफ देखते हैं, और मेरे ख्याल से उनका ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो उसको लोगों तक पहुंचाए, जॉब को। यदि कोई उनकी तरफ देखता है तो आइडेंटिफाई करे ऐसे लोग जिनके हाथ में हुनर है, जो ये काम करना चाहते हैं, और वो व्यक्तियों से मिलवाए उनको जो संरक्षण करना चाहते हैं। आगे तो संभावनाओं के द्वार खुले हुए हैं। जी हाँ, कोऑर्डिनेशन का स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, और मेरा अपना विचार ये है कि संरक्षण के अलावा प्रगति का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। जहाँ पे आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहाँ संरक्षण उसमें जुड़ा ही हुआ है, और जोड़ना ही चाहिए। उसके बिना संरक्षण के डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वो निराधार है और गैर सांस्कृतिक भी है। अच्छा डॉक्टर पांडे, हम ये जानना चाहेंगे कि इस पाठ्यक्रम के बारे में विद्यार्थियों को ये बताएं कि किस प्रकार से इसकी शिक्षण पद्धति रहेगी। वैसे तो दूरवर्ती शिक्षण पद्धति को लेकर विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है, तो थोड़ा सा संक्षेप में और बता दें हमारे विद्यार्थियों को क्या किस प्रकार से संपर्क कक्षाएं वगैरह लगेंगी इसकी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें हम मटेरियल देते हैं और विद्यार्थियों को असाइनमेंट्स करने होते हैं, और 2 बार आना पड़ता है इस वाले, क्योंकि 1 साल का कोर्स है, इसमें 2 बार आना पड़ेगा। और उसमें उनको 15-15 दिन में लेक्चर्स भी दिए जाएंगे और प्रायोगिक भी कराया जाएगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, और इनका एक टाइम टेबल उनको दिया जाएगा विद्यार्थियों को, और फिर एक बार परीक्षा के लिए आना पड़ेगा। किस पते पर उन्हें आवेदन करना होगा? मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल, और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के नाम से कर। और हम तो विद्यार्थी इस पते पर आवेदन कर सकते हैं, और विस्तार से जानकारी अगर उनको चाहिए तो विश्वविद्यालय पर सीधे पहुंचकर अथवा टेलीफोन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे तो हमने काफी चीजें इस बातचीत में अब तक कवर कर ली हैं, लेकिन चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे कि दास साहब, आपका क्या कहना है इस पाठ्यक्रम की महत्ता को लेकर विद्यार्थियों से? मैं समझता हूं कि ये जो पाठ्यक्रम है, ये बहुत अच्छी पहल है, और इसका
आगे चल के भविष्य बहुत उज्जवल है, इसकी आवश्यकता है। और जो विद्यार्थी इसमें पहले आएंगे वो इसके अंदर अग्रणी होंगे आगे चल करके ये जो आवश्यकता है। और जब उनके पास हुनर होगा, जब किसी के पास हुनर होता है और मांग होती है तो हुनर से उसकी जीविका बनती है। मैं समझता हूं कि हुनर पाना इसके अंदर उनका उद्देश्य होना चाहिए, और वो हुनर पाएं, इसके प्रबंधन का, विरासत के प्रबंधन का हुनर पाएं, सीखें और फिर आगे बढ़ें। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। मीरा जी, आपका क्या विचार है? मेरा कहना ये है कि मेरा एम्फेसिस भी हुनर पर ही है, और ये सारा संरक्षण का काम जो है वो हुनर से जुड़ा हुआ है। और बहुत सारा जो लुप्त होता जा रहा है हुनर, उसके प्रति बहुत सारा फील्ड वर्क करने की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये जो कोर्स है जो आपका जो भोज यूनिवर्सिटी चला रही है, उसको एक बेस समझें और एक थ्योरेटिकल बेस समझें, लेकिन उसके आगे काम करना शुरू करेंगे, फील्ड पे काम करना शुरू करेंगे तो पाएंगे कि उसके अलावा जैसे डॉक्टरी MBBS करते हैं उसके बाद पूरा क्षेत्र खुला है स्पेशलाइजेशन का, ऐसा वो पाएंगे कि इसमें भी संरक्षण में भी पूरा क्षेत्र है, उसके कई ब्रांचेस हैं, कई स्पेशलाइजेशन हो सकते हैं। तो इसको वो बेस समझें और आगे पूरा विश्व है, पूरा संसार है। और एक बेसिक ट्रेनिंग है, क्योंकि संरक्षण संबंधी जो नियम है वो बड़े टेक्निकल होते हैं जी। ये ऐसा भी नहीं उसको करना है कि नई चीज बन जाए, ऐसा भी नहीं है, और सुधारना भी है उस चीज को। और बीच में ये भी पता लगना चाहिए कि बीच में कहाँ किस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो चीज, वो पेंटिंग या वो सुधरी है, ये भी उसमें होना चाहिए। मतलब इतना टेक्निकल वो है ये कि उसके लॉज, उसके नियम वगैरह की जानकारी सब इसमें आवश्यक। यानी आप पूरी तरह से इसकी सफलता को लेकर आशान्वित हैं? होना तो चाहिए, हाँ जी। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा के जरिए हमारे सभी श्रोता जान गए होंगे हेरिटेज मैनेजमेंट यानी धरोहर प्रबंधन संबंधी पाठ्यक्रम के सभी बिंदुओं को, और जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें संपूर्ण जानकारी इस बातचीत में मिल गई है, तो वे तुरंत अपना आवेदन कर सकते हैं। तो हम आप सभी का इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और श्रोताओ, इस कार्यक्रम को भी हम देते हैं यहीं पर विराम और आपसे करते हैं नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे ध्वनि कार्यक्रम धरोहर प्रबंध पाठ्यक्रम की आवश्यकता और संभावनाएं। इस विषय पर चर्चा कर रहे विशेषज्ञ थे डॉक्टर मीरा दास, डॉक्टर ईश्वर दास और डॉक्टर सुष्मिता पांडे। कार्यक्रम का संचालन किया संजय श्रीवास्तव ने। ध्वनि मुद्रण और निर्देशन किया है अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।